इसमें हम आपको बताते चलें कि हमारी तंजीम होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, जिसके क्रेडिट पे ये एज़ाज़ है कि पाकिस्तान में पहला कैंसर का हॉस्पिटल बनाने में होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन ने ये एज़ाज़ हासिल किया। और उसके बाद अब हम पाकिस्तान से इस शुगर की अफरीयत को ख़त्म करने का मिशन लेके चले हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल होगी तो हम पाकिस्तान को शुगर फ्री मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। असल में कोई भी मर्ज़ है जो हमें लाहक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका इलाज दिया है, हमारी अक्ल नाकस है कि हम उस तक नहीं पहुंच पाते। अगर कोई भी मामला है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से हमारी मेहनत और हमारी कोशिश लगातार रहे तो अल्लाह ताला नुसरत फरमाते हैं और हम उस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। जैसा कि शुगर के मरीज़ का पैंक्रियाज लबलबा अपनी पूरी अफादियत से काम नहीं करता, जिसकी वजह से लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। इसके जो मेन वजूहात हैं उनको नहीं देखा जाता कि किस वजह से किस आदमी को ये मर्ज़ लाहक हुआ है। बहुत से इसके मामलात हैं। कुछ लोग डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाते हैं। कुछ लोग माशी तौर पे इस मामले से दरपेश हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वरासती तौर पे इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। इसलिए डायबिटीज़ को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, डायबिटीज़ नंबर 1 और डायबिटीज़ नंबर 2। डायबिटीज़ नंबर 1 जो है उसमें अचानक जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, कोई सदमे की शक्ल में या परेशानी या कोई और मामलात आ जाते हैं तो उसमें आ जाते। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके इस्तेमाल से लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। डायबिटीज़ 2 जो है वो वरासती तौर पे लोगों में ट्रांसफ़र होती है। मर्ज़ कोई भी है और टाइप उसकी कोई भी है, डायबिटीज़ 1 है या डायबिटीज़ 2 है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस बारे में मैं गुफ्तगू करने के लिए दावत देने जा रहा हूँ जनाब मोहतरम सुहेल साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब डॉक्टर सुहेल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी मैं सुहेल अहमद। आज का हमारा मौजू है शुगर। शुगर एक्चुअली ये पैनक्रियाज की डिज़ीज़ है जिसमें हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर काम नहीं करता है। इसकी बेशुमार वजूहात है, जिसके अंदर दो मेजर वजूहात हमारी फूड जो हम आजकल खा पी रहे हैं। तकरीबन पिछले 10 साल से हमारी फूड के अंदर बेकरी आइटम, फास्ट फूड, उसके इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो निज़ाम वो भी ख़राब होता है। जो हमारा पैनक्रियाज वो प्रॉपर काम नहीं करता। हमारा पैनक्रियाज ये 2 इस पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर मेन 2 हार्मोन होते हैं। एक लबलबा जो हमारा खुराक खाते हैं उसको हज़म करने में करता है हेल्प। एक होता है जो पैदा करते हैं इंसुलिन। बेसिकली जो इंसुलिन इसका काम है, जो हम बॉडी के अंदर बनती है ग्लूकोज, उसको जो हमारे सेल्स हैं बॉडी के उसके अंदर लेके जाना है। जब सेल्स के अंदर ग्लूकोज प्रॉपर नहीं जाती, बॉडी के ब्लड के अंदर इंसुलिन शामिल नहीं होती, तो वो जो हमारी शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है।
बाकी इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे इमदाद साहब। मैं तो सिर्फ इस पर बोलूँगा इसके इलाज के हिसाब से। इस पे इसका जो मेडिकल इलाज हम कर रहे हैं, इसमें जो होम्योपैथी मेडिकल साइंस है, इसके अंदर इसके काज को देखा जाता है। अगर तो शुगर 2 टाइप 2 की है, इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर पेनिक्रियास वो काम तो करता है, जो इंसुलिन पैदा हो रही होती है, लेकिन वो प्रॉपर हमारा ब्लड के अंदर वो शामिल नहीं हो रही होती। उसके काज को दूर करने के लिए हम सिम्टम लिए जाते हैं उसमें अपना उस डिजीज़ क्यों पैदा हो रही है। उसका जो मेजर सिम्टम है वो एक है स्ट्रेस और डिप्रेशन। जैसे ही हमारा स्ट्रेस और डिप्रेशन का लेवल बढ़ता है तो जो हमारे ब्लड के अंदर जो इंसुलिन लेवल है वो कम हो जाता है, जो हमारा इम्यूनिटी लेवल है वो भी डाउन हो जाता है। और उसके बाद दूसरी इसकी चीज़ आती है फूड, जो हमारा खुराक है। हम शुगर की मेडिसिन तो खाते हैं, ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं एलोपैथी मेडिसिन। ये ग्लूकोफेज मेडिसिन है एक, और इसमें इसके अंदर ये एक है डेनोनिल मेडिसिन। ये मेन चल रही है मेडिसिन, मेन जो एलोपैथी के लिहाज से। और होम्योपैथी का इस्तेमाल बहुत कम है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ये मेडिसिन सिर्फ 2 काम करती है। या तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम करती है, जो लीवर जो पैदा करता है ग्लूकोज लेवल उसको कम करती है ग्लूकोज लेवल को। या तो जो हमारा जो इंसुलिन पैदा हो और उसको क्रैक करवा के बॉडी से खारिज करवाती है थ्रू यूरिन के। जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसके अंदर मेन मेडिसिन आ जाती है, इसके अंदर एसिडोफास है और इसके अंदर है एक हमारी मेडिसिन अलेक्जेनम। जो लोग ज़्यादा खुराक में इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर बैकरी आइटम है, फूड के अंदर, उसके अंदर ब्रेड वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके पेनिक्रियास की झिल्ली प्रॉपर काम नहीं करती, जिसकी वजह से इंसुलिन ब्लड के अंदर शामिल नहीं होती और जो हमारा इंसुलिन लेवल और ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम इसके इलाज की बात करेंगे, इसके 2 मेन मेथड इलाज करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारा डाइट है उसको हम चेंज करेंगे। जैसे गंदम, ब्रेड, इसको हम करेंगे रिप्लेस थ्रू जो जौ का आटा, बेसन का आटा, उसको हम चेंज कर देंगे, इसके साथ करेंगे रिप्लेस। जो मेडिसिन हम लेंगे, ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में पैदा हो रहा है या बन रहा है, उसको जो उसकी रेजिस्टेंस है उसको ख़त्म करने के लिए जब तक हम अपनी डाइट ठीक नहीं करेंगे और जो हमारी प्रॉपर मेडिसिन है उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक ये मामला ठीक नहीं होगा। और दूसरी हम चीज़ें पैथोलॉजिकली वो आते हैं इसका पेनिक्रियाज। जो एलोपैथी है वो उसका बिल्कुल इलाज नहीं करती पेनिक्रियाज का, वो सिर्फ जो इंसुलिन होती है उसके ऊपर वर्किंग करती है, इंसुलिन लेवल को मेंटेन करती है बॉडी के अंदर। एक टाइम आता है वो आपको शुरू करती है इस मेडिसिन से। इस मेडिसिन का नाम है डोनिल 5 मिलीग्राम। ये आपको 1 माह खिलाएंगे, 2 माह खिलाएंगे, 3 माह खिलाएंगे, फिर कहेंगे ये आपके अंदर जो इंसुलिन लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, जो ग्लूकोज है वो प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं हो रही और बॉडी के अंदर वो अपना इंसुलिन और ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारा पेनिक्रियाज है मज़ीद डैमेज हो जाता है। ये हम मेडिसिन तो खा रहे हैं लेकिन हमें फ़ायदा क्या, फ़ायदा नहीं मिल रहा। 1 माह 2 माह खाएंगे वो शिफ्ट करेंगे फिर अगली मेडिसिन के ऊपर, वो आ जाती है ग्लूकोफेज 500 mg। इसके मतलब जो हमने 2 माह इलाज करवाया है वो इलाज हमारे कारामद तो नहीं है ना। अगर वो अच्छा इलाज होता, जो हमारा पेनिक्रियाज इंसुलिन प्रॉपर पैदा नहीं कर रहा, जो वो हार्मोन इंसुलिन है वो पैदा नहीं ठीक कर रहा, जो हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन शामिल अच्छी तरह नहीं हो रही, उसको ठीक करता। लेकिन ये 2 माह तक आपको रखेंगे पेंडिंग मामले के अंदर। इनकी शुगर जैसे ही बढ़ती है ये आप खाएँगे, जो आपको भूख लगेगी, जो आपका निज़ाम वो तेज़ हो जाएगा। आपकी जो डाइट वही चल रही पहले वाली, कौन सी, गंदम की रोटी, ब्रेड, बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो चल रही हैं, स्टार्ची फूड्स है। 2 माह 3 माह शिफ्ट हो जाएंगे इस मेडिसिन के ऊपर, ग्लूकोफेज के ऊपर। ये वो मेडिसिन है, इसका काम है जो हमारा लीवर के अंदर जो ग्लूकोज बनता है ये लिंक करता है 3 चीज़ों के साथ, पेनिक्रियाज, निज़ाम और लीवर। ये तीनों आपस में इंटरलिंक चीज़ें आती है। हम खुराक खाते हैं, जो लबलबा बनता है उसकी रेशो 90% हमारे जो निकलता है पेनिक्रियाज के अंदर से। इसके काम होता है जो हमारे जो खारा के अंदर निज़ाम छोड़ देना, ताकि वो अच्छी तरह जाके स्टोमक के अंदर स्टार्च है जो भी फूड वो हजम हो जाए। उसके बाद आती है लीवर का काम। लीवर करता है उसमें से जो सूटेबल जो अच्छी इनकी चीज़ें हैं उस खुराक में से वो अब्जॉर्ब करता है लीवर, उसको मज़ीद करता कराया कि उसमें से निकलता है ग्लूकोज। असली मेन है ग्लूकोज। जो जितनी भी हमारी फूड है जिसके अंदर स्टार्च है, पोटैटोज़ आलूज़ है, चावल है, गंदम की रोटी है, जब ये हज़म होते हैं उसके बाद ये पैदा करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज बेसिक एनर्जी है जो हमारे बॉडी को चाहिए होती है, इसके बिना हमारी बॉडी का गुजारा नहीं है, ये लाजमी जूस है। इसको मेंटेन करता है पेनिक्रियाज, जो करता है खारिज इंसुलिन, उसकी रेशो 3%। हमारा जो मेन फोकस है वो इस पर होना चाहिए, जो हमारी 3% इंसुलिन पैदा हो रही है बॉडी के अंदर या कम हो गई है,
उसको चेक करना वो क्यों कम पैदा हो रही है, उसको ठीक करना है, ना कि हमने जो ग्लूकोज लेवल अप हो रहा है हमने उसको अटैक करना है, हमने उसको देखना है। हमारा मेन फोकस है इंसुलिन के ऊपर, आया क्या बॉडी के अंदर इंसुलिन पैदा हो रही है, उसकी कितनी क्वांटिटी है और क्यों नहीं वर्क कर रही है, अपना जो शुगर को ग्लूकोज को जो बॉडी के सेल्स के अंदर क्यों नहीं लेके जा रही, जो ज़्यादा शुगर लेवल है उसको जो बड़ी आंत के अंदर एब्जॉर्ब करके बाहर क्यों नहीं निकाल ली। ये मेडिसिन सर एक काम करती है, जो ग्लूकोज लेवल अप होता है उसको करती है नॉर्मलाइज, लेकिन जो पेनक्रियाज है वो डे बाई डे मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाता है। गुंजाइश है 3% की। जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो देखती है काज को, हाँ पेनक्रियाज क्यों ख़राब हो रहा है, वो हमारा बॉडी का हार्मोन क्यों डिसबैलेंस होता है। इसके अंदर भी बड़े मज़े की बात है, 2 तरह के सिम्टम पैदा होते हैं। सेम पेशेंट है शुगर के, उसके मेन जो 2 सिम्टम हैं, एक के अंदर वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, भूख कम होती है, वज़न बढ़ता है भूख कम होती है, और 6 माह बाद साल बाद उसका जो बीपी लेवल है वो भी अप होना शुरू हो जाता है। क्यों, जो हाई ग्लूकोज है वो करता है इफेक्ट बॉडी के मेजर ऑर्गन के ऊपर, जिसमें लीवर है, हार्ट है, हमारी किडनीज है। और इन मेडिसिन के अंदर जो एक बहुत बड़े इनके अलमिया हम कह रहे हैं, जब हम मेडिसिन खाते हैं तो ये या तो लीवर का जो वर्किंग उसको भी स्लो कर देती है, और दूसरी या जो किडनी की वर्किंग वो बढ़ाती है, ताकि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो थ्रू यूरिन पेशाब से निकल जाए। लेकिन होम्योपैथी इसके बिल्कुल उल्टा काम करती है, ये देखती है काज को, आया कि शुगर लेवल क्यों अप हो रहा है। नंबर 1 हमारी खुराक है, उसको हम चेंज कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं ये आया कि वरासती डिजीज़ आ रही है पेशेंट के अंदर, या इसका जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से आ रही है, हम उसको मेंटेन करेंगे। फिर हम आएंगे पेनक्रियाज के ऊपर, हम उसके हार्मोन को ठीक करने के लिए देखते हैं मेडिसिन कौन सी है। होम्योपैथी के अंदर तकरीबन कोई अराउंड अबाउट 50 मेडिसिन ऐसी हैं जो शुगर को डील करती है। इसके अंदर होती सिम्टम के हिसाब से, पैथोलॉजी के हिसाब से, एनाटॉमी के हिसाब से हम देखा जाता है सारा, फिर निकलती मेडिसिन, और निकलती 2 से 3 मेडिसिन है। और 3 माह के बाद हमारी जो मेडिसिन वो कम होती है, उसके अंदर जो हमारा शुगर लेवल मेंटेन होता है। इसका जो मेन काम है, इसका जो ये लीवर को करते हैं स्टिमुलेट, जो लीवर को जो ना करते उसके अंदर ग्लूकोज बन रही है उसको करती है रिड्यूस, आप ग्लूकोज कम पैदा करो। और ये एक मेडिसिन है ग्लिपिपिराइड, और इस मेडिसिन का काम है स्टिमुलेट टू पेनक्रियाज, कि उसकी पहले वो बीमार हो रहा है पेनक्रियाज, सिम्टम होता है वो श्रिंक होता है पेनक्रियाज, सुकड़ रहा होता है, सिम्टम होता है उसके ऊपर ऐसी स्वेलिंग और उसका साइज बढ़ जाता है। यह मेडिसिन उसको ठीक नहीं करेगी, बल्कि उसको उभारती है मजीद, आप पैदा करो इंसुलिन। अगर तो वो उसकी ऊपर इन्फ्लेमेशन आ रही है, ये उसको मजीद स्टिमुलेट करेगी, तो 6 माह बाद वो बिल्कुल ही अब काम करना छोड़ देगा। फिर आपको क्या कहेंगे फिजिशियंस, अब आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल बिल्कुल नहीं है, अब आप ये इंसुलिन के ऊपर, अब आपका गुजरा सारी उम्र इंसुलिन के ऊपर ही है। ये इलाज तो इसको हम नहीं कहते, इलाज तो वो है जब हम शुरू करें इलाज 2 माह बाद जो हमारी डिजीज़ शुरू हो रही है वो वहाँ रुक जाए या नीचे को आए। लेकिन जो एलोपैथिक हमारा इनके वो सिस्टम, उसके अंदर इलाज यही समझा जाता है, हम लोग ये कहते हैं बस जी हम खा रहे हैं जी, हमने ये मेडिसिन हम खा रहे हैं 6 माह से 1 साल से हम ठीक है, हमारे जो एक्स्ट्रा जो होती है फूड चेंजिंग वो भी नहीं करनी पड़ती, हम जो गोली खा लेते हैं हम ठीक है। और दूसरा एक बहुत बड़ा अलमिया है जो हमारे फैला हुआ मास्टर के अंदर होम्योपैथी बहुत स्लो तरीका इलाज है। और मेरे अपने इनके 2 साल ऐसे लोग हैं जो पिछले 20 साल से इंसुलिन लगा रहे हैं। अगर तो होम्योपैथी तरीका इलाज बहुत स्लो है, ये अच्छा काम नहीं करता, तो फिर तो ये जो 20-20 साल मेडिसिन खाने का नाम तो इलाज तो नहीं है, या इसका वो ट्रीटमेंट तो नहीं है। 2 माह 3 माह 6 माह हम इलाज करें ठीक हो जाए फिर तो अच्छा है। अगर हमें लगातार मेडिसिन पे ही ज़िंदा रहना है तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं है। इसलिए हमें फोकस करना चाहिए अपने डाइट के ऊपर और मुतबादा तरीका इलाज के ऊपर हम जाएं, जो हम अपनी जो हमारे डिजीज़ के बारे में हम पूछें बताएं, तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन हम लोग जाते नहीं, हम लोग कहते हैं बस हम जहाँ लगे वहीं ठीक है। ये एक हमारी कौम का अलमिया है, हम मुतबादा में नहीं जाते। फूड हम देख रहे हैं जो खा रहे हैं वो बेशक ख़राब है या ठीक है, जैसे हम खा रहे हैं, चिकन अच्छा है ये बुरा है हम वो भी खा रहे हैं। इस तरह हम तरीका इलाज वो कहते हैं हमने एलोपैथी करवाना है, लेकिन होम्योपैथी बहुत बड़ी साइंस है। ये काज को लेती है, काज को लेने के बाद सिम्टम लेती है, उसके हिसाब से दी जाती है मेडिसिन। जैसे शुगर के पेशेंट के अंदर 2 चीज़ें ज़्यादा आवाज़ें आती है, एक के अंदर जो शुगर शो होती है ब्लड के अंदर, एक के अंदर एक पेशेंट कहता है मुझे शुगर होगी, मेरा जो ना निज़ाम में जो पेशाब यूरिनरी सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन आ रही है, पेशाब बार बार आता है और मेरा वज़न वो भी कम हो रहा है
उसकी मेडिसिन और आएगी हमारे जो थ्योरी के अंदर। एक पेशेंट को कहता है मेरा बीपी भी अप हो रहा है, जो मेरा थायराइड सिस्टम भी वो डिस्टर्ब हो गया, मेरा हार्ट की पल्पिटेशन वो बहुत ज़्यादा इनके अप एंड डाउन हो रही है, हम उसको भी ठीक करेंगे शुगर के साथ ही, उन्हीं मेडिसिन के साथ। लेकिन एलोपैथी में क्या होता है, आपको 6 माह बाद ये 3 मेडिसिन खिलाई जाने के बाद इंसुलिन पे लगा देंगे, सर कहेंगे आपके बीपी अप रहता है, आपने बीपी की मेडिसिन खानी है, और 25 साल बाद ऑटोमेटिकली आपकी किडनी फेल हो जाती है। बीपी की मेडिसिन वो क्या करती है, बीपी आप हुआ, आपने टेबलेट ली, उसके बाद आपको बार बार यूरिन आया, बीपी लो हो गया। और इस पे सोचा जाए और जो होम्योपैथी की तरफ आया जाए, इस इलाज को अपनाया जाए, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसके अंदर मेजर जो मेडिसिन है उसको मैं ज़रा आपको बताता हूँ। एक तो है एलेक्साना मेडिसिन। वो एलेक्साना बेसिकली स्टार्ची मेडिसिन है, जो जितने भी हमारे फूड हम खा रहे हैं स्टार्च बेस, उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर पैदा होती है रेजिस्टेंस इंसुलिन की जो होती है, इनके पेंक्रियास तो पैदा करता है इंसुलिन, लेकिन वो ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, उसको भी ठीक करता है। साथ जो होते हैं बैड इफेक्ट हमारे फूड के जो हम खाते हैं फास्ट फूड है, उसके साथ हमारा जो गंदम के जो असरात होते हैं नेगेटिव असरात, उसको भी ठीक करता है एलेक्साना। और इसके साथ 2 मेडिसिन आती हैं, और एक है आर्सेनिक ब्रोम, ये करता है कंट्रोल जो हमारा शुगर लेवल है ब्लड के अंदर उसको मेंटेन करता है। दूसरी एक मेडिसिन है एस्लोफास और चाइना, ये करती है वीकनेस, अगर पेशाब के अंदर आप बहुत ज़्यादा आपको बार बार पेशाब आ रहा है, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ रही है, उसको कंट्रोल करती है। बेसिक जो मेडिसिन है वो होती है सिम्टम बेस। ये कुछ है मेन मेडिसिन जो हमें देते हैं पेशेंट को उसके डिजीज़ के हिसाब से। बाकी पेशेंट हमारे पास आता है, वो कहता है मुझे ये मेरे प्रोफेशन है, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, मुझे शुगर हो गई है। जो ऑफिस पर्सन है जिसके काम ऑफिस का है, उसका वो बैठता है, उसकी वर्किंग नहीं है, उसको भी शुगर हो जाती है, उसको जो प्रॉपर जो खाना वो हजम नहीं होता। एक पर्सन है जो उसको इतनी स्ट्रेस ली हुई उस बंदे ने, उस परेशान है, उसको जॉब के स्ट्रेस है, उसको घर के स्ट्रेस है, उससे भी अपना शुगर लेवल बढ़ता है, लेकिन वो बढ़ता है टेम्परेरी, वो एकदम बढ़ेगा डाउन हो जाएगा। जैसे उसकी जो तबीयत के अंदर कुछ बेहतरी आएगी, सोच के अंदर जो उसकी टेंशन कम होगी, उसका जो लेवल है शुगर वो डाउन नॉर्मल हो जाएगा। जिन लोगों की शुगर आती है परमानेंट अप रहती है, इंसुलिन लगाते हैं, तो वो आते हैं टाइप 1 के अंदर। इनके उसके अंदर जो हमारा पैनिक्रास के जो 3% हार्मोन और बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होते, उसको इंसुलिन लगानी पड़ती है। और टाइप 2 की जो केसेस के अंदर होम्योपैथी 80% तक केस को कवर कर लेती है विदिन 3 मंथ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपको तफसील से बताएंगे। जनाब मोहतरम डॉक्टर सुहेल साहब डायबिटीज़ के हवाले से मुख्तलिफ़ पेशेंट के मुख्तलिफ़ अदवार के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और साथ में उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में ब्रीफिंग दी। ऐसे ही है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जब हमारे जिस्म में शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो जो भी हम एलिमेंट यूज़ करते हैं शुगर के लिए एलोपैथिक का, तो वो हमारे जिस्म में इंसुलिन की मिकदार बढ़ा देते हैं, और शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ होता है हमारे जिस्म की ज़रूरत से वो ज़्यादा होता है, तो वो इंसुलिन उसे हमारे जिस्म में मौजूद प्रोटॉन में धकेल देता है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। फालतू जो शुगर है वो उस प्रोटॉन में धकेल देता है, जो बाद में हमारे लिए फ़ैट्स का और दूसरे मामलात का मूजब बनती हैं। तो इसी हवाले से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर इमदाद हुसैन साहब की खिदमत में कि वो आएँ और डायबिटीज़ के हवाले से अपने मुफीद ख़यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर इमदाद हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हाज़ा। कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे हर दफ़ा बुलाते हैं और मुझे हौसला अफजाई भी देते हैं, मुझे
हिम्मत भी देते हैं और मुझे मज़ीद पढ़ने का मौका भी देते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं डॉक्टर सुहेल साहब ने कि जो मैं बयान करूं। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, आउट क्लास लेक्चर डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, नॉलेजेबल। आज का जो मौजू जो दिया गया है या जिस पे हम बात करेंगे वो है डायबिटीज़। सबसे पहले तो ये बताएं कि हम में से जितने लोग बैठे हैं जो डॉक्टर हजरात हैं, उनमें से पेशेंट कितने हैं डायबिटीज़ के? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक हो गया जी। तो हम में से 7-8 अफराद जो है ना, हम डायबिटीज़, मेरे समेत, मैं भी डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, लेकिन अभी तक मैंने मेडिसिन कोई भी नहीं खाई इस सिलसिले में। कोई किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं खाता मैं डायबिटीज़ के लिए। तो तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान को, डॉक्टर हैनीमन, सैमुअल हैनीमन का बर्थडे मुबारक हो। और वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम करके चले गए, बहुत बड़ा काम। एक ऐसा आर्ट हमें दे गए, एक ऐसी साइंस हमें दे गए जिससे हम मरीज़ों की फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो अब आगे चलते हैं। डायबिटीज़, व्हाट इज़ अ डायबिटीज़? डायबिटीज़ है क्या? शुगर है क्या? ये क्यों होती है? इसकी रीज़न क्या है? असल चीज़ ये है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन मिकदार है वो अप्स एंड डाउन क्यों होती है, इसकी बढ़ने की वजह क्या है और इसकी कम होने की वजह क्या है, क्यों होती है। शुगर बढ़ जाए तब भी मौत, शुगर लो हो जाए तब भी मौत। हमारी बॉडी में मेंटेन रहेगी तो काम ठीक रहेगा, अगर मेंटेन नहीं है तो हम शुगर पेशेंट हैं, यही कहा जाता है जी। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि शुगर होती किन लोगों को है, वो कौन लोग हैं जिनको शुगर पेशेंट जो बनते हैं। बीइंग ए डॉक्टर होने के नाते मैं ये कहूँगा कि शुगर उन लोगों को होती है जिनकी बेसिक फैमिली हिस्ट्री ट्यूबरक्लोसिस हो। आप 6-7 लोग बैठे हुए हैं, आप अपनी बैग पे नज़र उठा के देखें, आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री में टीबी ज़रूर नज़र आएगी। आपकी वालिद, वालदा, चचा, ताया, खाला, मामू, फुफो, नाना, नानी, दादा, दादी या बहन, भाई, किसी ना किसी को टीबी ज़रूर होती है। ठीक हो गया जी। और लाजमी बात है, आप थोड़ा सा गौर करके देख लें, 6-7 जो पेशेंट आप बैठे हैं, शुगर लेवल के जो पेशेंट बैठे हैं, ये थोड़ा सा अपने पीछे जाएं। शुगर एक हार्मोन्स है। हमारी बॉडी का जो निज़ाम है ना, जिस तरह एक गाड़ी ऑयल इंजन ऑयल के बगैर नहीं चलती, इसी तरह हमारी बॉडी हार्मोन्स के बगैर नहीं चलती। सेम ऐसे ही पेनक्रियाट एक ऐसा हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, जिसका काम ही यही है कि जो हम खाते पीते हैं, मठियाई खाएं, चावल खाएं, गोश्त खाएं, दब रखो, कम नू टेंशन ही कोई नहीं, वेख्या जाएगा बाद में। उन तमाम चीज़ों को लेवल पे रखने के लिए, उन तमाम चीज़ों को मिक्स रखने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को बेहतर करने के लिए जो पुर्जा काम करता है बॉडी के अंदर, जो अल्लाह तबारक व तआला सुबहाना ने फिट किया है इस जिस्म के अंदर, एक छोटा सा हार्मोन्स है जिसको पेनक्रियाट कहते हैं। वज़न के हिसाब से आई थिंक मेरा ख्याल है कि 2-4-5 ग्राम का ही होगा, बहुत बड़ा नहीं है, कोई इतना बड़ा साइज़ नहीं उसका, लेकिन वो 5 ग्राम का हार्मोन्स जो है वो एक 2.5 मन की लाश को ऐसे कंट्रोल करता है कि जैसे करने का हक है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, शुगर या डायबिटीज़, माहौल बड़ा असर करता है, एनवायरनमेंट बड़ा असर करती है, आपके घर का माहौल बड़ा असर करता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा असर करता है, आपके ज़िंदगी के मामलात बड़े असर करते हैं,
आपका खाना पीना, उठना बैठना, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कारोबार, बिजनेस, ये तमाम चीज़ों का मजमुआ बन के बनती है शुगर। सुबह नाश्ता नहीं करना, क्या होता है जी, वेट बढ़ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। दोपहर को दब के खा लो, टेंशन कोई नहीं, फिर शुगर ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे चलते हैं, काम में बिजी है, बॉडी का लेवल, टेम्परेचर लेवल, बॉडी का जो इंसुलिन लेवल है हमारा वो गिरता चला जाता है, या भूखे रहने की वजह से बढ़ता चला जाता है। बार बार जब आपका पेनक्रियाट बार बार डिस्टर्ब होगा, उसकी रीज़न बनेगी शुगर। हम जितने भी लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ऐसी जगह से ज़मीन पर भेजा है जिसको कहते हैं जन्नत। हम सब जन्नत की मखलूक है, ठीक है जी। जिसकी मिसाल ये है, एक छोटी सी चिड़िया जिसका वज़न मेरा ख्याल है 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता, तूफ़ानी बारिश, सख्त सर्दी, बर्फ़ पड़ रही होगी, वो दरख्त की चोटी पे बैठी होती, उसको कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? क्योंकि वो इस ज़मीन की है। उसको पैदा अल्लाह तबारक व तआला सुबहाना ने इसी ज़मीन के ऊपर किया है। हम यहाँ के नहीं हैं। हल्की सी सर्दी आई, घुस जाओ कंबलों में, हीटर भी लगा लो, फिर भी सर्दी से कांप रहे हैं। क्यों? कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला सुबहाना ने जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया वो हमारे मुताबिक किया है। हम वहाँ से यहाँ आए हैं, और यहाँ आके जब हम अपने अंदर तब्दीलियाँ लाएंगे, चेंजेस लाएंगे, जब हमारा बॉडी का सिस्टम जो है वो चेंज होगा, तो हम जो जिन बीमारियों का शिकार होंगे उनमें सबसे पहली मर्ज़ जो है वो डायबिटीज़ है। ठीक हो गया जी। इन्वायरमेंट चेंज होगी, हमारा खाना पीना चेंज होगा, हमारी बॉडी के अंदर। आप बिलीव करें कि बग़ैर मेडिसन के आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को या अपने मामलात को दुरुस्त कर लें। ठीक है, दुरुस्त कैसे करेंगे? इंसान को उठने का, बैठने का, चलने का, फिरने का सलीका बता दिया गया, उसको तरीका बता दिया गया, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, सारा टाइम टेबल, टाइम फ्रेम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें बता दिया गया है कि एक जो इंसान है या एक मुसलमान जो है वो इतने बजे सोएगा, इतने बजे उठेगा, ये काम करेगा तो वो बिल्कुल फिट रहेगा। अगर हम रात को सोते हैं 3 बजे और दिन को उठते हैं 1 बजे, तो डायबिटीज़ होनी चाहिए, मेरा ख्याल है होनी चाहिए जी, तो और होती भी है। ये सबसे बड़ी वजह। जो तरीक़ाकार बताया गया है कि नमाज इशा पढ़ो और सो जाओ, फजर से पहले उठ जाओ, और यही तरीक़ेकार है कि जानवरों को नहीं होती शुगर, क्योंकि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और टाइम से सोते हैं, अपना काम करके अपने घोंसलों में चले जाते हैं। यही एक काज होती है, यही एक वजह होती है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सेटिंग उस तरीके से बना लिया गया जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। सिर्फ हम हैं जो उस हुक्म के ताबे नहीं रहते, हमने अपनी मनमानियाँ की हुई हैं और जो है मेडिसन की तरफ या बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, उसको बीमारी तब लगती है जब वो ओवर हो जाए, ओवर ईटिंग होगी, ज़्यादा खाना हो गया, पेट भर के हो गया। मेडिकल की रूह के मुताबिक, मेडिकल के मुताबिक एक इंसान की जो खुराक है वो सब कुछ खा ले। हमारी बॉडी को हर चीज़ चाहिए, नशास्ता भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए। हमें विटामिन ई चाहिए, डी चाहिए, सी चाहिए, बी कम्प्लेक्स चाहिए। लेकिन हमारी जो कोशिश होती है, खाने का जो तरीक़ाकार होता है, वो हमारा यही होता है कि बस अब खा लो, पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं। मसलन शादी ब्याह में जाते हैं, हम इतना का गोश्त खा लेते हैं कि दोबारा शायद पता नहीं मिलेगा कि नहीं। घर में बैठ के भी हम खाना ऐसे खाते हैं कि शायद दूसरे टाइम का मिलेगा कि नहीं। आप सुन्नत के मुताबिक
तरीक़ा के मुताबिक जो बताया गया है उसके मुताबिक चलें। अगर डायबिटीज़ हो जाए तो फिर बताना। मसलन 3 इलाज हैं शुगर के जो बग़ैर दवाई के आपको ठीक कर देंगे। 3 इलाज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़्यादा चलना, पैदल चलें। शुगर मरीज़ आप 1 से 1.5 किलोमीटर की अपनी रूटीन बना लें कि मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग पैदल चलना है, मेरी ये वॉक है, मैंने चलना है, हर हालत में चलना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग नमाज के टाइम उठे, नमाज पढ़े और पैदल चले 1 से 1.5 किलोमीटर। रात के टाइम सोने से पहले पैदल चलना, वॉक करना। रोटी खा के, खाना खा के, हमारी कोशिश होती खाना इधर खाना खाया और उसी बिस्तर हिला भी नहीं, उठने की ज़हमत भी हम गवारा नहीं करते, वहाँ से उधर ही सो जाते हैं। ठीक हो गया। रात को कम से कम आधा किलोमीटर पैदल ज़रूर चलें। बाहर नहीं जा सकते, घर की सीढ़ियों के ऊपर ही चढ़ना शुरू कर दे, घर की छत पे चले जाएं, आप वॉक करें, उस जिसको हम वॉक कहते हैं। अब हमें पूछा जाए कि जी यार सारा दिन तो हमारा वॉक ही होती है जी, इधर उठ गए इधर चले गए। नहीं, वो आपका काम है। जो सारा दिन आप करते हैं वो आपका काम है, वो आपकी मेहनत है, वो आपका बिजनेस है, वो आप अपने बच्चों की रोज़ी कमाते हैं। जो अपनी बॉडी को, अपने आप को आप टाइम देंगे, वो आपका इलाज है। एक टाइम ऐसा ज़रूर रखें अपने बच्चों के साथ, बेशक वो पूरे दिन का 15 मिनट रखें, वो बेशक पूरे दिन का आधा घंटा रखें। आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम दें, जिसमें बिलखसूस मोबाइल स्विच ऑफ करके एक साइड पे रख दें, टीवी बंद कर दें और बच्चों से पूछें तुमने क्या किया, तुम्हारी क्या डिमांड है, तुम्हें क्या चाहिए। जब आप अपने मेंटली तौर पे अपने बच्चों के साथ स्ट्रेस फ्री होंगे, बाय गॉड शुगर नहीं होगी। कितने लोग हैं हम में से जो जाके घर में पूछते हैं बच्चों को, क्या बेटा आज आपने क्या किया? सिर्फ डांटते हैं हम, ओए तू है कि किता जे, ओए तू इस तरह को क्या है, उधर क्यों गया जी? इस तरह नहीं, बच्चों से पूछेंगे, अपने मामलात को दुरुस्त करेंगे। आधा घंटा कम से कम अपने पूरे दिन में से आप अपने बच्चों को दें, बीवी को दें, अपने बच्चों को दें, उनके साथ बैठ के खेलें, शुगर नहीं होगी। ये मेरा तजर्बा है। उसके बाद खाना भूख रख के खाएं। मसलन अगर आपको भूख लगी है 3 रोटियों की तो आप 2 खाएंगे, आपको भूख लगी है 1.5 रोटी की आप 1 खाएंगे। सारा दिन खाते रहो, बार बार खाते रहो, लेकिन भूख रख के खाओ। एक ही वक्त में 4 रोटियां खाने से बेहतर है दिन में 10 दफ़ा खा लो, आधी आधी करके, आप ठीक रहेंगे। ना हाई ब्लड प्रेशर होगा, ना शुगर होगी, ना दमा होगा, ना एंजाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगी। सबसे मेन वजह गैस्ट्रिक हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा तोड़ मरोड़ के रख देता है, ऐसा ख़राब करता है, जिससे एंजाइटी भी होती है, जिससे डिप्रेशन भी होती है, जहाँ से बाकी मामलात ख़राब होते हैं वहाँ से फिर हमारा जो पेनक्रियाट है वो ख़राब होता है। फिर अब आगे आते हैं शुगर पेशेंट की तरफ। ये तो वो चीज़ थी ना जिससे हमें बचा जा सकता था। अब हम किसी भी वजह से शुगर पेशेंट बन गए हैं। मैं आज मेडिसिन नहीं बताऊंगा आपको, मेडिसिन के लिए आप अपने करीबी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे, ये मैं पहले बता दूं। मैं सिर्फ आपको वो चंद चीज़ें बताऊंगा जिसके लिए आप ख़ुद अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे बग़ैर डॉक्टर के। ठीक है जी, मेडिसिन नहीं बताऊंगा। मेडिसिन के लिए आप जितने भी लोग हैं, जिसको भी शुगर है वो अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं इसके दूसरे इलाज की तरफ। इसका हमने इलाज क्या करना है, इसको हम मेंटेन कैसे करना है। सुबह के टाइम आप नाश्ता करें फ्रूट्स का, साइलेट्स का। नाश्ता किससे करना है? जितने भी फ्रूट्स, मौसम के फल, मौसम के मुताबिक जो फल हैं उनको इकट्ठा कर लें, एक ही जगह पे काट लें। बेशक आधा सेब ले लें, 1 केला ले लें, 1 अमरूद ले लें, या जो भी मौसम के मुताबिक फल है, नाश्ता आपने उसका करना है। उन सबको एक ही जगह पे काट लें, मिक्स करें और वो खा लें। ये सुबह का आपका नाश्ता होना चाहिए। उसके साथ 2 खजूर होनी चाहिए आपकी। अब देखें ना, उधर से शुगर और इधर से खजूर। 1 चम्मच शहद होना चाहिए।
उसके साथ 1 चम्मच जैतून का तेल होना चाहिए। हर वो चीज़ जिसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व ताला सुबहाना ने कुरान करीम के अंदर लिख दिया है, बाखुदा उससे नुकसान नहीं होगा। अंजीर का, जैतून का, शहद का ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में लिखा है, उससे नुकसान नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी को सुबह का नाश्ता जो है आप अपना चंद एक फ्रूट से करेंगे, इस्तेमाल करके देखें, आजमाइश शर्त है, कल से स्टार्ट करें। ठीक 15 दिन बाद डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दे, मेरा नंबर इनके पास मौजूद है, बल्कि आप सबके पास भी होगा। आप मुझे बताएंगे कि तब्दीली आई है, मेडिसिन छूटी है ना, मेडिसिन लो हो तो फिर शुगर लो हो तो मुझे बताना। जी जी जो बंदे मैं भी इंसुलिन दे रहा हूं, जी जी तो वो क्या फौरन से इंसुलिन छोड़ देंगे? सर मैं आपको इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, मैं इंशाल्लाह मैं पूरा बता के जाऊँगा, जितना मेरे पास बड़ा मखसूस सा टाइम है, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि जो आप खींच लाती है, तो मैं आपको बता के जाऊँगा इसका तरीक़ेकार भी क्या है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, सुबह का नाश्ता आपने किससे करना है जी? फ्रूट से। फ्रूट्स कितने होने चाहिए? मिक्स फ्रूट, 2-3 मौसम के मुताबिक सुबह का नाश्ता। और ये नहीं कि फिर भी किलो कट के बह जाओ, इदा नहीं, पंजाबियों वाला हिसाब नहीं करना कि भी किछो कट्ठा ही कौन डॉक्टर ने कहा था तो किलो कट के बह जाओ, खैर है खाओ इन्हों, नहीं, हर चीज़ का एक एक दाना, ठीक है, उसको आपने खाना है। ये तो हो गया आपका सुबह का नाश्ता। अब आते हैं दोपहर के टाइम। साइलेंट ले लेना आपने, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, नींबू, प्याज, टमाटर, जो भी चीज़ें हैं आपका साइलेंट है, इन सब को मिक्स कर लेना, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करके नींबू डालें और उसको चम्मच के साथ खाएं, चम्मच के साथ खाएं। ये आपका दोपहर का खाना होना चाहिए। साथ रोटी भी खाएं, ये नहीं कि रोटी में मना कर दी थी थानू, लेकिन है कि पहले साइलेंट खाएं, उसके बाद अपनी भूख के मुताबिक रोटी खाएं। रात को साइलेंट लाजमी खाएं, खाते वक्त, सोते वक्त, और पैदल चलें। ये आपका जो तरीक़ेकार होना चाहिए पूरे दिन का। अब आते हैं कि जो लोग मेडिसिन लेते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया डैनल होगी या ग्लूकोफेज होगी। दुनिया के अंदर 3 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे टैबलेट चलती है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। ये 3 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ गोलियाँ चलती हैं। वो इंसुलिन नहीं लानी, देखिए कितने कुछ हो ना जाए, इंसुलिन नहीं लगानी भी आपने, खबरदार कुछ हो जाएगा। गोलियाँ 5 mg से स्टार्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर सोहेल साहब ने बताया 500 तक चले जाते हैं, फिर 1000 तक हम चले जाते हैं। 1000 तक चले जाते हैं। शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं होती। हमारी बॉडी को सब कुछ चाहिए, जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो फिर कुछ भी नहीं मिलता। मसलन शुगर की वजह से हमने दूध छोड़ दिया, शुगर की वजह से गंदम की रोटी छोड़ दी, शुगर की वजह से दही छोड़ दिया, शुगर की वजह से चावल छोड़ दिए, गोश्त छोड़ दिए, ये सारा कुछ हमने छोड़ दिया। शुगर की वजह से हमारी बॉडी अंदर से कमज़ोर होगी। जब वो कमज़ोर होती है तो जब जो भी कमज़ोर हो जाता है तो ताकतवर उसके ऊपर हैवी हो जाता है। जब हम कमज़ोर होते हैं तो शुगर जो है ना वो हमारे ऊपर हैवी होती है। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद जो अगली स्टेज है वो हाई ब्लड प्रेशर या किडनी फेल, 2 ही काम होते हैं। या यूरिन के मसाइल आते हैं, या गुर्दों के मसाइल आते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर होता है, या हार्ट डिजीज़ हो जाती है, या हमारा लीवर जो है ना वो काम करना छोड़ जाता है। दुनिया के अंदर पैदा होने वाले बच्चे से लेके मरने वाले बूढ़े तक जो लोग होते हैं वो इंसुलिन यूज़ करते हैं। और इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कम इज़ कम, जहां आपने 10 साल, वैसे तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जहां आपने 10 साल जीना है वहां आप 20 साल तक ज़रूर चले जाते हैं। क्यों कि इंसुलिन लेने से हम सब कुछ खाते पीते रहते हैं,
सब कुछ खाते हैं, दूध भी पी लेते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी जो है ना वो मिलती रहती है। ये जो चंद चीज़ें हैं जो मैंने आपके गोश गुजार की। इंसुलिन लगाने वाले लोग एकदम इंसुलिन नहीं छोड़ेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे एकदम। अगर एक बंदा पिछले 30 साल से ग्लूकोफेज खा रहा है तो उसको एकदम नहीं छोड़ेगा। ये तजर्बा बड़ा नाकाम होता है। इधर से हम होम्योपैथिक दवाई स्टार्ट करते, उधर से ग्लूकोफेज छोड़ देते, अगले दिन शुगर हाई कहते हैं जी होम्योफेल है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि अगर आप पिछले 30 साल से ग्लूकोफेज खा रहे हैं या डैनल खा रहे हैं या जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं पिछले 30 साल से, वो उसको आप आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करेंगे। जहां आप सुबह शाम टैबलेट लेते हैं वहां उसकी आधी मिकदार सुबह आधी शाम को करेंगे, फिर आप उसको और कम करेंगे और कम करेंगे और कम करके करके आहिस्ता 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 उसको छोड़ने का जो तरीक़ेकार है वो कम इज़ कम 3 से 4 माह के अंदर आप एलोपैथिक मेडिसिन को ख़त्म करेंगे, साथ होम्योपैथिक को स्टार्ट रखेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो कभी भी आपके शुगर का इलाज नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। आप एलेक्सॉन दे लें, आप साइजीजियम दे लें, आप स्टेगमेटा दे दें, आप एसिड फास्ट दे दें, आप जमनेमा स्लेवा दे दें, इवन जितनी मर्जी मेडिसिन दे दें, हाई लेवल शुगर को नीचे कंट्रोल नहीं करती, नहीं होता। हम फेल हो जाते हैं। क्यों? कि हमें तरीक़ेकार का नहीं पता। तरीक़ेकार यही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आप दें। अगर कोई एक पेशेंट पिछले 20 साल से 10 साल से 15 साल से मेडिसिन यूज़ कर रहा है, इंसुलिन लगा रहा है, वो ग्लूकोफेज खा रहा है, वो डैनियल खा रहा है, उसको अगर वो 20 साल से खा रहा है तो कम से कम 4 महीने तो उसे देना छोड़ने के लिए। उधर से उसको आहिस्ता 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 कम करते जाए। इधर से होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे लबलबे की मुरम्मत करती है, लबलबे को सेहतयाब करती है। पेनक्रियाटिक जो हमारा शुगर लेवल बनाता है उसको सेहतयाब करती है, उसको पावर देती है, उसको ताकत देती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को, इंसुलिन लेवल को मेंटेन रखे, कंट्रोल रखे, उसको बनाए भी और उसको लेवल में भी रखे। ये है होम्योपैथिक मेडिसिन का कमाल। बाकी अगर आप कहें जी होम्योपैथी में इस चीज़ का इलाज है या एलोपैथी में इसका चीज़ का इलाज है, किसी में भी कोई इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी तब्दीली के साथ है। जब तक आप अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे शुगर नहीं ख़त्म हो सकती। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। छोड़ दें इसको, कोई नहीं। कि ट्यूबरकुलोसिस और अपना शुगर का जो है ये क्या रिलेशनशिप है, जबकि वो चेस्ट डिजीज़ है। अगर फ़र्ज़ करें थी भी तो आज उसकी मतलब है कि बच्चों के बच्चों में वो फिर कैसे वो, इसका क्या ताल्लुक़ है? हाँ, थैंक यू। ट्यूबरकुलोसिस एक मारूसी बीमारी है, एक जरासीम है, एक वायरस है जो बाय बर्थ आपके ख़ानदान के अंदर मुंतकिल हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस से जो मुतल्लिका डिज़ीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उनमें लीवर डिज़ीज़, उनमें अस्थमा, उनमें डायबिटीज़, उनमें हार्ट अटैक, उनमें हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, उनमें टॉन्सिलाइटिस, उनमें नोज़ पोलैप्स, नाक के गदूद, नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, पसीना ज़्यादा आना, मोटापा, ये सब ट्यूबरकुलोसिस फैमिली की डिजीज़ हैं। और इनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। क्यों? कि टीबी जो मर्ज़ है अगर किसी को लाहक हो जाती है तो वो आपकी बॉडी के इन्हीं ऑर्गन के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये लंग्स, यहीं पे हार्ट, यहीं पे पेनक्रियाट, ये पेनक्रियाट, यहाँ पे आपका लीवर, यहाँ पे आपका गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर, यहाँ पे आपकी स्प्लेन, राउंड एरिया ये हमारा, और चेस्ट इन जो है ना हमारी लंग्स जो है हमारे, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं अंदर। जो हमारा फंक्शन है ना बॉडी का, अगर आप एनाटॉमी पढ़ें
हमारा लीवर के बगैर हमारे लंग्स काम नहीं करते। जब लंग्स प्रॉपर उसको कार्बोवेज या कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे, ऑक्सीजन मुहैया नहीं करेंगे, हमारा हार्ट काम नहीं करेगा। जब हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से दिमाग को खून ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा तो हमारा जिगर लीवर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको खून पहुंचता है। जब वो प्रॉपर से काम नहीं करेगा तो हमारे लंग्स को खून नहीं पहुंचेगा, वो काम नहीं करेंगे। जब वो काम नहीं करे, हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और उस कनेक्टेड होने के साथ साथ उस नाते से हम ज़रूरी है कि अगर जो भी आपके ऑर्गन में से एक ऑर्गन भी वीक हुआ तो वो वहाँ पे वो काम कर जाएगा अपना। इसीलिए अगर किसी को ख़ानदान के अंदर टीबी है तो वहाँ पर कोशिश करें कि ये बीमारियां वहीं पे आती जाएंगी, और अपने सीनियर डॉक्टर साहबान जो भी आप अपने सीनियर से कंसल्ट करें और उसके मुताबिक मेडिसिन खाएं, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, कंट्रोल नहीं किया जा रहा, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। टीबी की मेडिसिन की 6 माह कोर्स करके अब टीबी को ख़त्म नहीं करते, उसको अंदर दबाते हैं। अब एक बंदे को और वादर में किसी को था, अब ये तो आप मानते हैं ना कि टीबी एक किस्म की नहीं है, चेस्ट की टीबी है, मुख्तलिफ आजाद की है, हर एक की है। बाद का भी होता है तो उसको ये जनरली कहते हैं कि इसको टीबी है, उसके नाम होता है, टीबी किसी और आदमी की है। जी बिल्कुल, स्किन ट्यूबरकुलोसिस है, बोन ट्यूबरकुलोसिस है, ब्लड ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस है, बिल्कुल। अगर ये इनहेरिटेड भी होती है तो हमारे सारे बहन भाई हमारे सब में आने चाहिए। सेहत के हिसाब से जो होता है कि स्ट्रांग जो है बच्चे कुछ है उसको कवर करते हैं उन लोगों को, लेकिन ये उसका रिलेशन जो है शुगर में क्यों है? हाँ, और बाकी में क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरी बात ये मेरा इस पर स्ट्रांग बिलीव है कि ये इनहेरिटेड नहीं है, वरना सारी मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप ट्रीटमेंट करवाएं, 9 महीने का ट्रीटमेंट है, और ये मॉर्सिन नहीं है। इवन वो माँ जो है उसको ट्यूबरकुलोसिस है, एहतियातन तो कह देते हैं कि आप उसको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ना करें, लेकिन ये कहते हैं कि चीज़ें करो, अगर आप ये जो लोग करें तो की जा सकती है, वो उसको वो नहीं होती। तो फिर इसका क्या रिलेशन है? सर मैं तो आपको रिलेशन बना रहा हूँ जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक। मेडिकल साइंस से इस चीज़ को नहीं मानती, लेकिन होम्योपैथिक साइंस इस चीज़ को मानती है। उसकी रीज़न क्या है? डॉक्टर हनीमन अपनी जब 1, 2, 3, 4, 6 जिल्दें लिख चुके थे, 6 जिल्दें अपनी बुक्स की लिख चुके थे, वहाँ पर क्या होता था, पेशेंट आता था ठीक हो जाता था मगर आर्जी, उसके बाद फिर पेशेंट आ गया ठीक हो गया मगर आर्जी, वो बीमारी 3-4 महीने के बाद फिर दोबारा आ जाती थी मगर चेंज होके वे दूसरा। लेकिन जब डॉक्टर हनीमन ने अपने इलाज के अंदर, अपने तरीक़ेकार के अंदर इनको लिया, जो सोराइसिस है, सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है, जो हमारी बेस है, इन चीज़ों को उसमें शामिल किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गए और बीमारी को परमानेंट ख़त्म करने में कामयाब हो गए। ये है सर जी बेस जो फार्मूला इसका मतलब ये है कि इनके होम्योपैथी के हवाले से हम ट्रीटमेंट करें, इनके अंदर से डिजीज ख़त्म हो गई। अब आगे उनके जो बनाए बच्चे और अगली नस्ल है उसकी नहीं होनी चाहिए, उसमें नहीं होती। क्या आप अपने बच्चों का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया इस मामले में? कौन? नहीं, मैं बताता हूँ ना, मैं इसी चीज़ पे हूँ ना मैं आपको, कि हम कितने डॉक्टर्स बैठे हैं, हम अपने बच्चों को, या हमारी जब बेगम प्रेग्नेंट होती है, किसने ट्यूबरकुलोसिस दी है, किसने बेसिलिनियम दी है? जो हमारा, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि हमें पढ़ना चाहिए, हम अपने अप्लाई करें अपने बच्चों के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर,
इसकी ना ये एक लंबा टॉपिक है, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की वक़्त हुआ तो इस पर मैं बड़ी लाहासिल गुफ्तगू आपके साथ बहस भी करूँगा और आपको इंशाल्लाह मैं बताऊँगा भी कि इस्लाम क्या कहता है और हम क्या करते हैं। हम ख़ानदान से बाहर नहीं जाते, जबकि इस्लाम कहता है अपने बच्चों की शादियाँ ख़ानदानों से बाहर करो। क्यों? यही रीज़न है कि एक बीमारी आपके ख़ानदान के अंदर चल रही है, आप उसी को दोबारा फिर वापस लेके आ रहे हो। इस्लाम कहता है कि अपने बच्चों की शादियाँ आउट ऑफ फैमिलीज़ में करो। उसकी वजह अगर आपको आपके वालिदा को टीबी थी तो आप में अगर कोई बीमारी ऐसी आई, जब आप अपने बच्चों की शादियाँ आउट ऑफ फैमिली करोगे उनमें ये बीमारियाँ नहीं होगी, चांसेस कम हो जाएंगे। यही एक वजह है, यही एक सवाल है आपका और यही इसका जवाब है। सर मेरा एक सवाल है जी। कैमरा